आज के वीडियो में हम लोग भारतीय भूगोल में भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, जो फास्ट रिवीजन के लिए अच्छा है। साथ ही इसके प्रत्येक तथ्य को आप निश्चित तौर पर एग्जाम से पूर्व अपने दिमाग में बैठाए रखेंगे, ताकि जो क्लोजेस्ट आंसर होगा उस विकल्प में से आप सही विकल्प का चुनाव कर पाने में सफल हो सकें। पहला है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है। तो ऐसे मैदानी भाग ज्यादा है, लेकिन खेती होती है 51% भाग। ठीक है। अगला है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है। तो 4% भाग पर चारागाह है। 21% भाग वन से भरा हुआ है और 24% बंजर भूमि है। इसका अर्थ है कि उसका जो उपयोग है वो खेती के लिए नहीं किया जाता। ये भी पता होगा कि जो मिट्टी है, लाल मिट्टी खासकर उपज के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। इस मिट्टी की प्रकृति भी अम्लीय होती है। तो लाल, आप ज्योग्राफी के मैप में, हम ज्योग्राफी का अलग वीडियो डाले हुए हैं भारत के ज्योग्राफी में, जहाँ बताए हुए हैं कि किस चट्टान से कौन सी मिट्टी निकली है और उसकी वजह से वो कहाँ वो फैला हुआ है वो मिट्टी। तो उन जगहों पर वो भूमि, अधिकांश भूमि बंजर है। हालांकि वहाँ कपास की खेती की जाती है, कुछ पैमाने पर गेहूँ की खेती भी की जाती है। असम वगैरह में चाय की खेती भी उसी मिट्टी में की जाती है, लेकिन अधिकांश जगहों पर भूमि बंजर है। ये ध्यान में आ गया कि भारत के कुल क्षेत्रफल की 51% भूमि कृषि योग्य है, 4% भूमि पे चारागाह है, 21% भूमि वन से भरी हुई है और 24% बंजर। ठीक है। अब आते हैं कि नकदी फसल किसको कहते हैं। तो जो फसल व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, डायरेक्ट पैसा आ जाएगा उस फसल को बेचने से, नकदी फसल हो गया। कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट, ये सब नकदी फसल की श्रेणी में। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इनमें नकदी फसल है और विकल्प दिए होंगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। इससे कौन सी फसल है, डायरेक्ट कैश आ जाता है, ये नकदी फसल है। अगला है कि रबी की फसल किसे कहते हैं। तो खरीफ, रबी, दो फसल मेन फसल है भारत में। तो ऐसे फसल में गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है, ये सब रबी की फसल में आता है। खरीफ की फसल ये बरसात के ऋतु के समय या उससे जस्ट पहले जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जैसे अपना धान हो गया, गन्ना है, तिलहन है, कपास है, मक्का है, तिल है, ज्वार है, बाजरा है। ज्वार, बाजरा, बाजरा की खेती काली मिट्टी पे ज्यादा होती है। बाजरा राजस्थान वगैरह में ज्यादा होता है। ज्वार काली मिट्टी में ज्यादा होती है। ये खरीफ की फसल क्लियर हो गया। जायद फसल जो होता है ये गर्मी के महीने में मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। ये जायद फसल कहलाती है। ठीक है, तो 3 फसल क्लियर हो गया। अब एक झूम झूम खेती क्या है ना? जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है, इसके बाद उस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर भूमि परती छोड़ दी जाती है। और जब परती छोड़ दी जाएगी तो फिर धीरे धीरे उसमें उर्वरा शक्ति आ जाएगा, तब खेती की जाएगी। इस तरह की खेती को झूम खेती कहते हैं। अगला है कि देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं बोई जाती है। तो 15% भाग पर गेहूं बोई जाती है और 24% भाग पे चावल बोई जाती है। हरित क्रांति
खाद्यान्न से संबंधित है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? चावल और गेहूं। पता होगा गेहूं जो है उसका जो हाइब्रिड किस्म है, इससे भी क्वेश्चन था तो मैक्सिको से आया। अब चावल का जो हाइब्रिड किस्म है तो फिलीपींस से। ठीक है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कई बार ये क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर बीपीएससी में पूछा जा चुका है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967-68 में शुरुआत हुई थी। यह भी ध्यान रखना है कि बीपीएससी में एक बार पूछे हुआ है कि बिहार में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1983-84 ध्यान में रखें। 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और उसमें सबसे अधिक किसके पैदावार में अंतर आया था? गेहूं के पैदावार। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी। भारत यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। सिर्फ पोटेशियम उर्वरक ऐसा है जो 100% भारत आयात करता है, दूसरे देशों से पोटेशियम उर्वरक मंगाता है। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पाया जाता था? कर्नाटक में। देश में जो भी रेशम है उसका 80% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कर्नाटक बनाता है। शहतूती रेशम कर्नाटक में पाए जाते हैं। शहतूती, ये ध्यान में रखेंगे। बाकी जो रेशम है वो बिहार के भागलपुर में, गया में, पटना में और कुछ स्थानों पे भी बनारस में है, बंगाल में है, बनते हैं या कहीं उपजते हैं, उससे फिर बनाया जाता है। उपजना क्या मतलब? रेशम के कीड़ों से जो निकाला जाता है। प्राकृतिक रबर में भारत का कौन सा राज्य अव्वल है? केरल अव्वल है और प्राकृतिक रबर में विश्व में इसका चौथा स्थान। नासिक अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर और देखिए दोनों की खेती काफी होती है, अंगूर भी होता है और संतरा भी होता है, लेकिन संतरा के लिए नागपुर और अंगूर के लिए नासिक खेती के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो कुर्ग, जो नीलगिरी की पहाड़ी पर है, कुर्ग प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ? नागपुर। ठीक है। और नारंगी तो ऐसे भी रसदार होता है। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? यह ध्यान में रखना है, आपको ये सारे ऑप्शन ध्यान में रखने हैं। आम, पूरे विश्व में भारत में सबसे अधिक उत्पादन आम में पहला स्थान है। चीकू में भारत का पहला स्थान है। खट्टा नींबू में भारत का पहला स्थान है। केला उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। नारियल उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। काली मिर्च के उत्पादन में भी भारत का पहला स्थान है। अदरक और हल्दी के उत्पादन में भी भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो अलग अलग नहीं डाल, तुम एक ही जगह डाल दिए हैं, तुम कई बनाते तब, क्योंकि फास्ट रिवीजन सेक्शन में ला रहे हैं, जल्दी से आपको रिवाइज करना है। तो आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक और हल्दी उत्पादन में भारत का स्थान पहला। सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान दूसरा, पहला स्थान चीन का। अगला है, दूसरा हम नहीं जान पाए हैं, पहला चीन का, दूसरा भारत का। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान है? तो भारत का स्थान चावल उत्पादन के बाद भारत का स्थान है। चाय में भी चीन के बाद भारत का स्थान है। अब कृषि और विधि के नाम, इससे एक क्वेश्चन आपको आ जाना 100%। कौन सी कृषि किसकी जो है किसकी खेती के लिए या पालन के लिए प्रसिद्ध है? सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन के लिए,
एपी कल्चर मधुमक्खी पालन के लिए, पीसी कल्चर मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए पीसी कल्चर, फ्लोवी कल्चर का संबंध फूलों के उत्पादन से है, विटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है, वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से है, पोमो कल्चर का संबंध फलों के उत्पादन से है, ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से है, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंध है इसका, एरोपोटिक हवा में पौधों को उगाना, एरोपोटिक है वो हवा से ही नमी को ले लेता है, हाइड्रोपोटिक्स पानी में पौधा को उगाना, इसमें यह भी ध्यान होगा हाइड्रोपोनिक्स में क्या है, मिट्टी नहीं डाला जाएगा, सिर्फ पानी में पौधा उगा लेना, बिना मिट्टी का यह पादप उगाने की विधि अपनाई जा रही है, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, और फिर से कोई रिवाइज करा देते हैं फटाफट, और इसको आप निश्चित तौर पे पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, एक क्वेश्चन तो आ ही जाना है। सेवी कल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से, एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से, पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से, फ्लोरी कल्चर का संबंध फूलों के उत्पादन से, विटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से, वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से, पोम कल्चर का संबंध फलों के उत्पादन से, ओलेरी कल्चर का संबंध सब्जियों के उत्पादन से, हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से, एरोपोट्रिक का संबंध हवा में पौधे को उगाने से, और हाइड्रोपोनिक्स का संबंध पानी में पौधों को उगाने से, बिना मिट्टी के, मृदा रहित यहाँ होगा हाइड्रोपोनिक्स में, सिर्फ पानी में पौधों को उगाने से। दूसरा एक क्वेश्चन इससे निश्चित तौर पे आ जाना है, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, तो ये बता दिए हैं, खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अधिक लाभान्वित गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ, सबसे अधिक गेहूं का, उसके बाद धान। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से, रजत क्रांति का संबंध अंडा के उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से, कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से। वो पेट्रोलियम और डीजल ये पता होगा कि जो पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, तो उसका जो भंडार धीरे धीरे कम हो रहा है, तब ये हो रहा है कि भाई कुछ ऐसे प्लांट प्रोडक्ट हो जिससे क्या हो जाए, वो इथेनॉल बनाए और फिर उसमें मिला करके जो है वो बायोडीजल बनाएगा। तो ये बायोडीजल खोजा जा रहा है, पेट्रोल का या डीजल का जो पेट्रोलियम पदार्थ उसके विकल्प के रूप में इसको खोजा जा रहा है। तो इसको जो उत्पादन में हम बढ़ोतरी करने के लिए जो क्रांति लाया गया है, इसको कृष्ण क्रांति कहा जाता है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस के उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से। देखिए क्वेश्चन पूछ देगा, नीली क्रांति तो मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन में 100 बार, नीली क्रांति में सभी मछलियों का उत्पादन हो गया, और एक मछली की खास प्रजाति है झींगा क्रांति, गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति का संबंध खासकर आपके राज्य बिहार से है, तो गुलाबी क्रांति निश्चित तौर पर ध्यान में रखेंगे झींगा मछली के उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला के उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है, और अमृत क्रांति का संबंध नदी घाट जोड़ो परियोजना है। ठीक है, कृष्णा और कावेरी नदियों को जोड़ने के लिए जो है बनाया गया है नहर, नदी जोड़ो परियोजनाएं से अमृत क्रांति का है, ताकि उस दोनों नदियों के बीच में जो लोग हैं उनको पेयजल या फिर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। तो इसको का रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन आपका बुक हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल के उत्पादन से, लाल क्रांति का संबंध टमाटर मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति का संबंध फल के उत्पादन से, और अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजनाएं से। आगे कुछ और देख लें। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि भारतीय व्यवस्था के वीर है। भारत में कृषि सिंधु नदी घाटी के दौर से ही की जा रही है। 1960 के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के बाद नया दौर आया, और भारत की खेती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, ये
बंजर वाला भाग तो बता दिए हैं। देश की कुल श्रम शक्ति का 52% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग और धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। कृषि से संबंधित जैसे उर्वरक उद्योग है, ये बायो कंपोस्ट उद्योग है, वो सब कृषि के लिए ही है। इसके अतिरिक्त विडीसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ इंडस्ट्री में जो भी लोग कार्यरत हैं, ये हल है, ट्रैक्टर है, उस सब इंडस्ट्री में जो सब तो कृषि से ही है। तो 52% भाग जो है कृषि और उससे संबंधित उद्योग से अपने जीविका चलाता है भारत में। 2004-5 की आंकड़ों की बात की जाए तो भारत के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का अनुपात 40%। यानी जितना निर्यात होता है उसमें से कृषि से संबंधित उत्पाद का निर्यात 40%, बहुत ज्यादा हुआ। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। और आपको यह भी क्वेश्चन आ जा सकता है, भारत में चावल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल। यूपीएससी में 3-4 टाइम्स पूछा यह क्वेश्चन, हम डाले हुए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन और उसके आंसर डाले। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, दलहन के उत्पादन में और तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे। ये सब ध्यान में रखना होगा, सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन ये सब इम्पोर्टेंट है। और तेल महंगा हो गया, तो यह भी ध्यान रखना होगा कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है कि नहीं को ध्यान में? राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती होती है और 15% भाग गेहूं की खेती बता दी। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है और देश की कुल जो कृषि योग्य भूमि के लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती हो गया। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। दोनों में फर्क समझ में आया? माने जितना गेहूं का उत्पादन हुआ, सब उत्पादन को जोड़ दीजिए तो ज्यादा उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश में। लेकिन जैसे कठमन यहाँ कहते हैं कि कट्ठा में क्या मन, उसी तरह से प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक टन पंजाब में उपजता, यानी वहां उत्पादन क्षमता उसकी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि कृषि की भूमि कम है, तो उत्तर प्रदेश से चावल का जो क्वांटिटी है गेहूं का, वो उसका कम हो पाता है। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई, ये बताया ही है पहले। उसके बाद प्रथम हरित क्रांति बाद 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ये भी बताया है। इसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1984 में हुई और भारत विश्व में फर्टिलाइजर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है। सबसे एक नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 पे चाइना और 3 पे इंडिया। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है, ये पहले भी बताए हैं। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा। अब प्रमुख उत्पादक राज्य आपको पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है, पहला नंबर सिर्फ ध्यान में आप रखें, उसी से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आएंगे उससे आपका जो है वो सारा क्वेश्चन टैली कर जाएगा। चावल में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का, बाकी का स्थान छोड़ दीजिए क्योंकि आपको अभी समय कम है और कंफ्यूजन की संभावना हो सकती है। गेहूं में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, ज्वार में पहला स्थान महाराष्ट्र का, बाजरा में गुजरात का, दलहन में मध्य प्रदेश, तिलहन में मध्य प्रदेश, जौ में उत्तर प्रदेश, गन्ना में उत्तर प्रदेश, मूंगफली में गुजरात, चाय में असम, कहवा में कर्नाटक, कपास में महाराष्ट्र, रबर में केरल, पटसन में पश्चिम बंगाल,
तंबाकू में आंध्र प्रदेश, काली मिर्च में केरल, हल्दी में आंध्र प्रदेश और काजू में केरल का स्थान पहला है। पहला स्थान देख के आप जाएं, हमको लगता है कि आप सही ऑप्शन ले आएंगे। चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, ज्वार में महाराष्ट्र, बाजरा में गुजरात, दलहन में मध्य प्रदेश, तिलहन में मध्य प्रदेश, जौ में उत्तर प्रदेश, गन्ना में उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात, चाय में असम, कहवा में प्रथम स्थान कर्नाटक का, रबर में प्रथम स्थान केरल का, पटसम उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का, तंबाकू उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का, काली मिर्च उत्पादन में पहला स्थान केरल का, हल्दी में आंध्र प्रदेश का, काजू में केरल का स्थान। ठीक है, आशा है फर्स्ट रिवीजन सेक्शन में भारतीय कृषि से संबंधित कई तथ्य को आप समझ गए और हमको लगता है कि भारतीय कृषि से संबंधित कम से कम 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लायक इस वीडियो के माध्यम से बन गए। और बिहार के भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डाले थे 75 क्वेश्चन, 76 से आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डालने जा रहे हैं, उसको देखना ना भूलें। यदि पहला क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाया अभी तक तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो फिर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में सारे वीडियोज आ जाएंगे जो आपके लिए उपयोगी है। अब आपको जिस वीडियो की आवश्यकता महसूस होती है उस वीडियो को आप देख सकते हैं।